मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे तेरे हकीकत में, तू जरा मेहनत तो कर। दोस्तों, मैं अक्षय सिंह एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और इतिहास के उस टॉपिक को लेकर आया हूँ। इतिहास से उस गढ़े हुए कुछ इतिहास के साक्ष्य लेकर आया हूँ जो आप लोगों तक आज पहुँचेंगे। बात करूंगा आज मैं विश्व में सबसे पहले जो सेना एकत्रित हुई, उस सेना का नाम क्या था, क्यों जरूरत पड़ी भारत को उस सेना की, आखिर विश्व की वो प्रथम सेना कौन थी जिसके बिना इतिहास अधूरा है, जिसके बिना संसार की कोई भी सेना अधूरी है। चाहे जिस भी सेना का हम नाम लें, अगर उस सेना का नाम नहीं लेंगे तो विश्व इतिहास में महज एक परिकल्पना बन के रह जाएगा। आज मैं बात करूंगा उस सेना की जो विश्व के सभी देशों में विद्यमान है वर्तमान समय में, चाहे वो भारत हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएसए हो, ब्रिटेन हो, एथेंस हो, हॉलैंड हो, जर्मनी हो, जितने भी शक्तिशाली देश हैं उन्होंने इस सेना का गठन किया। तो दोस्तों, आज की वो कौन सी सेना है, अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पूरे वीडियो को देखने के लिए। और भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द हम लोग लेकर आएंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आएंगे, अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे जो इतिहास से मिलते जुलते हों। समाज में लोग तो बहुत हैं, लेकिन क्या वे लोग हैं जो इतिहास की घटना को वास्तविकता में देखना चाहते हैं, वास्तविकता में उससे परिचित होना चाहते हैं? अगर ऐसे लोग हैं या पूरे संसार में जो भी लोग हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करें। आज हम बात करेंगे उस सेना की, उस सेना का नाम है नेवी। अब बात करते हैं नेवी कहते किसे हैं। नेवी का मतलब होता है जल सेना, और जल सेना का अर्थ क्या होता है? किसी भी देश की संगठित समुद्री सेना को नेवी कहते हैं। किसी भी देश की संगठित सेना को जल सेना कहा जाता है। इतिहास क्या रहा नौसेना का? अभी आप लोगों ने जाना कि नौसेना कहते किसे हैं। अब बात करने हम जा रहे हैं कि विश्व में आखिर जरूरत क्यों पड़ी विश्व को नौसेना की स्थापना करने के लिए। लोग एक देश से दूसरे देश में जाते थे लूटपाट करने के लिए। एक ग्रुप होता था इनको, जिनको हम पायनियर बोलते थे, जिसका मतलब होता है समुद्री डाकू। आखिर समुद्री डाकू अपने सीमा में रह के क्यों नहीं संतुष्ट रहते थे? वो दूसरे देश जाके दूसरे की सीमा में हस्तक्षेप क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें पता था इस देश के पास अभी तक ये सेना गठित नहीं की गई है। और भी फैक्ट थे और भी कई कारण थे, क्योंकि जो देश अपने आप को डेवलप कर लेता है वो जाहिर सी बात है पड़ोसी देश को परेशान करता है। चाहे अपने ही परिवार में ले लीजिए, अपने घर के आसपास ले लीजिए, अगर कोई डेवलप कर रहा है तो आपको परेशान करना उसके लिए लाजमी हो जाता है। ऐसी ही बात होती रही और नेवी जो थी अलग अलग कंट्रियों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त अस्त्र बन चुका था कि जिससे वो जाते थे और दूसरे देशों को लूट लेते थे, और लूटने के बाद जो भी सामान उनको मिलता था वो अपने जहाज़ों में रख के अपने देश पुनः वापस चले जाते थे। तो हम कह सकते हैं कि नेवी कहीं ना कहीं दोस्तों के लिए घातक हो जाती थी और लगातार हो भी रही थी। इसे देखकर पड़ोसी देशों के मन में कहीं ना कहीं ख्याल आता रहा कि आखिर इस सेना का गठन हम कैसे करें। अगर हम बात करें कि इस सेना का सबसे पहले गठन कहाँ हुआ, तो इसका सबसे पहले गठन भूमध्य सागरीय देशों में माना जाता है। कहा जाता है क्रीट के राजाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए सेना का गठन किया। और सबसे पहले अगर देश की बात करते हैं तो वो देश एथेंस था। एथेंस में सबसे पहले नेवी का गठन हुआ। क्यों बना एथेंस? नेवी का आविष्कारक देश। एथेंस के बाद बहुत सारे आविष्कार एथेंस कर चुका था, लेकिन एथेंस ने एक ऐसी सेना गठित की जो आज वर्तमान में समुद्र में सबसे अधिक तबाही मचा रही है और विश्व के सभी देशों के लिए एक शक्तिशाली प्रभाव छोड़ रही है। एथेंस के मन में आया कि कहीं ना कहीं में कैसे सेना गठन करते हैं, लोगों को एकत्रित किया और उस समय एथेंस के पास जो नेवी थी वो सिर्फ और सिर्फ 182 लोगों की सेना थी। 182 पीपल थे नेवी का जिस समय गठन किया गया। और नेवी का गठन करने का उनका मतलब था कि अपने पड़ोसी देशों को लूटपाट करना, उनको परेशान करना, अपनी सीमा को, कैसी सीमा, जलीय सीमा को लगातार आगे बढ़ा देना। अगर जलीय सीमा लगातार उसकी बढ़ रही थी, एथेंस से अपोजिट जो कंट्री थी वो लगातार परेशान होते चले गए, क्योंकि उसके जो पड़ोसी देश थे वो एथेंस से लगातार डरने लगे थे। कहते हैं ना, जब आपकी सेना शक्तिशाली हो जाती है, आप शक्तिशाली हो जाते हैं, आप में सारे गुण विद्यमान हो जाते हैं, आपकी सोच और क्षमता बहुत ही ऊपर पहुंच जाती है, तो आप किसी भी देश को किसी भी शक्ति के माध्यम से आप उसे दबा सकते हैं। लेकिन सामने बैठे देश भी कम नहीं थे। एथेंस जब अपने आप को डेवलप कर रहा था, अपनी सेना को लगातार दोगुना कर रहा था, उसी समय उनके पड़ोसी देशों के भी मन में एक ख्याल आया कि आखिर हम ऐसा क्या करें एथेंस को बहुत और जवाब दे सके। एथेंस के लोग दूसरे देश जाते थे, तब उनके पास छोटी छोटी नावें होती थी, पोत नहीं थे उस समय, और उन नावों को बड़े रूप में विस्तारित किया गया। उन्हीं को हम पोत कहते हैं। पोत का माध्यम होता है कि पोत में बहुत सारे लोग होते हैं और उनके साथ उनमें तोपें भी रहती हैं, और जिनसे हम सेना के अकॉर्डिंग, अगर हम जल सेना में हैं तो हम अपने देश से दूसरे देश में जब लड़ाइयाँ छिड़ती हैं तो हम जली मार्ग में उनके रास्ते को रोक सकते हैं।
तो एथेंस के उस समय जो सेना थी वो जाती थी दूसरे देशों में, सबसे पहले वो मछलियाँ पकड़ती थी। मछलियों का उनका बहुत बड़ा कारोबार होता था, मछलियों को पकड़ते थे और पकड़ के अपने देश लाते थे, और वो उनके एक व्यापार का बहुत ही उचित और सबसे सस्ता साधन था, क्योंकि समुद्र में जाते थे और समुद्र में उनको बहुत सारी मछलियाँ, ढेरों मछलियाँ मिलती थी, जिनको लगातार पकड़ के अपने आप को फाइनेंशियल रूप में इंक्रीज कर रहे थे, अपने आप को लगातार बढ़ा रहे थे। समय बीतता चला गया। बाद में विस्तारवादी राष्ट्रों ने एथेंस की समुद्री सेना को नष्ट कर दिया। उसके पीछे के बहुत सारे नेगेटिव फैक्ट थे, क्योंकि एथेंस अपनी समुद्री सेना के माध्यम से लगातार पड़ोसी देशों को परेशान कर रहा था। और कहा भी जाता है कि अगर आप किसी दूसरे को परेशान करते हैं तो प्रकृति आपके साथ सबाब बन के आती है और आपको लूट के चली जाती है। ऐसा ही गठन हुआ और उसके पड़ोसी देश हालैंड, पोलैंड, जेनेवा, इन देशों ने नेवी का गठन किया। और अब नए नए देश अपनी सेना का गठन करते हुए, जल सेना का गठन करते हुए लगातार अपनी शक्तियों को इंक्रीज कर रहे थे, और पूरे विश्व में इनकी गूंज सुनाई देने लगी कि आखिर और भी राष्ट्र जल सेना का गठन कर चुके थे। आखिर जल सेना का गठन करना उन देशों के लिए क्यों जरूरी था? क्योंकि उन्होंने इसके पहले काफी तांडव देखा था कि एथेंस के लोग आते थे पायनियर के रूप में, समुद्री डाकू के रूप में, और समुद्र के माध्यम से एक साइड में उतरते थे, दूसरे छोर में जाके एथेंस के लोग थे जो उनकी अपोजिट सेना होती थी, अपोजिट जो लोग होते थे उनको मार देते थे और लूटपाट करके सामान लेकर चले जाते थे। इसीलिए पड़ोसी देशों ने भी अपने आप को इंक्रीज किया, सोच बदली, विचार बदले, और सफलता उनके हाथ में भी आई और उन्होंने भी नेवी का गठन कर लिया। उस समय समुद्री शक्तियाँ लगातार जोरों पे थी। अब जरूरत थी तो एक अड्डे की। एक अड्डा होता है ना, जैसे किसी चीज़ का अड्डा बना दिया जाए और वो अड्डे पे बहुत सारे पोत खड़े हों, सेना एकत्रित हो और वहीं से गाइडेंस किया जाए सेना को। वो अड्डा बना उत्तरी अमेरिका, और उस जगह का नाम था कार्थेज। कार्थेज नेवी का एक अड्डा बन गया। यहाँ से लोग अलग अलग दिशा में सोचते थे, अलग अलग दिशा में चलते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि विश्व के अभी भी बहुत से राष्ट्र ऐसे थे जिनको इस सेना के बारे में पता ही नहीं था। समुद्री मार्गों से वो भी जाना शुरू करते थे और सेना एकत्रित करते थे। उस समय कहते हैं कि जो पोत होते थे उसमें 50 से 60 लोग ही एक बार में सवारी कर सकते थे। और वो भी कौन थे वो लोग जो सवारी करते थे? वो एक प्रकार के सैनिक होते थे जो कि समुद्र के अंदर भी लड़ाइयाँ कर सकते थे। कहते हैं उस समय कार्थेज का जो अड्डा था वो रोम के लिए भी अजय था, क्योंकि रोम नेवी को लगातार इंक्रीज कर चुका था। उसे किसी की आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता थी तो किसकी? बस अपने आप को पड़ोसी देशों को नष्ट करने की उसकी रुचि बन चुकी थी। लेकिन रोम कार्थेज के उस अड्डे को कभी नहीं जीत पाया। उसके पीछे की भी बहुत सारे निगेटिव फैक्ट थे, पॉजिटिव फैक्ट भी थे। निगेटिव फैक्ट ये थे कि पहले से ही इन लोगों ने पड़ोसी देशों को बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया था। दूसरी चीज़, पड़ोसी देश जो थे हालैंड, पोलैंड, जेनेवा, ये सभी एकत्रित हो चुके थे। वी आर पावर द बिहाइंड द पंच। सारे राष्ट्रों ने अपने आप को एकत्रित किया और एक अड्डा बनाया जहां से वो अपनी सेना को इंडिकेट कर सकें, डायरेक्शन दे सके, और यहीं से डाउनफॉल शुरू हुआ एथेंस का। लेकिन समय बीतता गया और रोम ने अपने पड़ोसी देश जो अड्डा था कार्थेज था उससे चतुराई सीख ली और अब अपनी सेना को और इंक्रीज करता चला गया, क्योंकि रोम को पता था कि अगर अब नहीं सीखे तो हम विश्व लेवल पे पिछड़ जाएंगे। उसने चतुराई दिखाई और कार्थेज के अड्डे पे जाकर लोगों से मित्रता कर ली और अपनी सेना की ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उस समय सेना के पास जो नेवी थी, नेवी के पास कोई ऐसे अस्त्र नहीं होते थे जिससे कि वो पड़ोसी देशों को हरा सकें, लड़ सकें। लेकिन पड़ोसी देशों के पास भी वो अस्त्र नहीं थे। उस समय सिर्फ एक ही अस्त्र होता था जो लकड़ी का बना दुर्मुस होता था, जिसको दुर्मुस कहा जाता था। वो पानी के अंदर ही अंदर जाता था और जहाज को काट देता था। इतना शक्तिशाली होता था वो दुर्मुस कि जहाज को पलटा देता था। तो उस समय दुर्मुस एक प्रमुख हथियार था सभी देशों के लिए। अब बात करते हैं कि नेवी के अंतर्गत उस समय क्या क्या आता था और आज के समय में भी क्या क्या आता है। तो इसमें ध्वंसक आते हैं, क्रूज मिसाइलें आती हैं, पोत आते हैं तथा रणपोत भी आते हैं। अब तो कई सारे सिस्टम्स, लॉन्चर ऐसे आ गए हैं कि लगातार पड़ोसी देश, चाहे भारत रहा हो, यूएसए रहा हो, ग्रेट ब्रिटेन रहा हो, उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी नेवी को इन्वेंशन कर रहा है लगातार हर एक कंट्री, और अपने जो समुद्री सीमा है, समुद्री ताकत को लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं सभी देश। कहते हैं कि 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी तक नौसेना धीरे धीरे गर्त में जाने लगी। क्यों? क्योंकि बहुत से राष्ट्रों को इस सेना के बारे में पता नहीं था और बहुत से राष्ट्र अपनी इस चालाकी भरी दुनिया में अपने बेवकूफ़पन का लगातार उपयोग कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, जिससे कि उन्हें इस चीज़ से नुकसान हुआ और जो नेवी थी, नेवी का डाउनफॉल शुरू हो गया। 19वीं शताब्दी तक आते आते सिर्फ 8 देशों के पास नौसेना गठन थी, सिर्फ 8 देशों के पास नौसेना गठित हुई थी। फिर 19वीं शताब्दी जैसे ही भी थी, एक बार फिर से देशों ने अपनी अपनी नौसेना को एकत्रित किया और फिर से अपनी सेना को इंक्रीज करना शुरू किया। आखिर समय कैसा था? क्यों चाहते थे लोग हमारी जो नेवी है वो विश्व की प्रमुख सेनाओं में गिनी जाए? इतिहास में नेवी का एक
अलग इतिहास रहा है। अगर नेवी की बात नहीं की जाएगी तो सेकेंड वर्ल्ड वार भी नहीं गिना जाएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार भी नहीं गिना जाएगा। अभी तक जो भी वर्ल्ड वार हुए हैं, 2 वर्ल्ड वार, उनमें नेवी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कहते हैं 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन इतना शक्तिशाली था, इतनी शक्तिशाली सेना थी उसके बाद, कि फ्रांस और जर्मनी, ये दोनों देशों को मिला के अकेली सेना थी ब्रिटेन की। इतनी शक्तिशाली वो सेना हो चुकी थी। तो ब्रिटेन लगातार अपने आप को डेवलप करता जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होगा। और समय आ गया सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध। अब विश्व के जितने भी देश थे सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल हुए थे, उन सबके पास ये मौका था कि अपनी नौसेना की ताकत को सबके सामने पेश करें। कहते हैं जिस समय अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हुए, उसी समय अमेरिका ने कवचित जहाजों का एक बेड़ा तैयार कर लिया था, और इन्हीं जहाजों के कारण अमेरिका विश्व के शक्तिशाली देशों में शामिल हो गया। विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना नेवी उसके पास आ चुकी थी, और अमेरिका को इसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने लगा। अब बात आ गई 1914 की, और ये वो समय था तब विश्व में घोषणा हो चुकी थी कि प्रथम वर्ल्ड वार होगा। 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध, विश्व की रीढ़ तोड़ दी थी, और सेनाएं लगातार तितर बितर होने लगी। इसी समय ब्रिटेन और जर्मनी ने आपस में लड़ाई शुरू कर दी, और जब ब्रिटेन और जर्मनी में अलगाववाद शुरू हुआ, तभी ब्रिटेन ने अपनी नौसेना को और अच्छे तरीके से इंक्रीज कर लिया, और इसके बाद वो लगातार 20 साल तक विश्व के सबसे बेहतरीन नौसेना के रूप में अपना बेड़ा स्थापित करती रही। और इसी समय विश्व के जो बेहतरीन अस्त्र होते हैं, जिसे आज के तौर पे हम पनडुब्बी कहते हैं, उसका आविष्कार कर लिया था ब्रिटेन ने, और ब्रिटेन को इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिला। तभी से पहली बार 1913 में पनडुब्बी का आविष्कार हुआ। और दोस्तों, ये तो थी विश्व में नेवी का इतिहास। आखिर नेवी की उत्पत्ति कैसी हुई, जल सेना का उद्गम स्थान क्या था, कहाँ से स्थापना हुई जल सेना की, लेकिन इसके पीछे के अभी और बहुत सारे फैक्ट्स हैं तो अभी और बताने हैं।